Hello students. After discussing the DC circuits, now we will discuss about the AC circuit. Okay. What is the main difference between the DC or AC? DC means you know that basically it's the direct current and AC means the alternative current. What is the difference between alternative and the direct? In the direct current we don't have any frequency actually, because in the direct current the magnitude of anything, the magnitude of any voltage or any current will remain constant throughout the operation. Okay, and in the alternating current, as the name itself implies, alternating means a value which alternatively changes from positive to negative half. That means it changes, its magnitude will changes the positive half, the peak to the positive half, then it will go to the negative half and the peak of the negative half. Fine. So in the AC circuits, or we can say that the alternative circuits, हमें अभी क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा कि जितने भी वैल्यूज थी हमारे पास में, जैसे एक्टिव एलिमेंट्स हो गए, पैसिव एलिमेंट्स हो गए, है ना, वोल्टेज, करंट, पावर, और जितने भी हमारे पास में पैसिव एलिमेंट्स थे, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर्स, ये किस तरह से बिहेव करते हैं हमारे एसी सर्किट में जब इनके पास में आ जाती है फ्रीक्वेंसी। हमने बोला कि डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जीरो होती है। एसी सर्किट में कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किस तरह से वो चेंज करेंगे अपनी वैल्यूज को, या उनके अंदर होने वाले चेंजेस को किस तरह से वो बताएंगे, या हमें उसको किस तरह से एनालाइज करना होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे हमारे एसी सर्किट में। ठीक है, तो हम अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास आता है, स्टार्ट हम करेंगे एसी सर्किट से। तो एसी सर्किट में सर्किट के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज के बारे में देखना होगा। जिस तरह से डीसी सर्किट में हमने बेसिक क्वांटिटीज देखी थी, ठीक है, उसी तरीके से हमें एसी सर्किट की कुछ बेसिक क्वांटिटीज देखनी पड़ेंगी। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इसको। हमने जब डीसी क्वांटिटी की बात करते थे तो हम कोई वोल्टेज सोर्स मान के चलो V वोल्टेज सोर्स लेते थे। हमने कोई वोल्टेज सोर्स लिया, जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हम क्या बोलते थे, V इज इक्वल टू सम 10 वोल्ट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सम 10 वोल्ट is the value of voltage source, that means it is the magnitude of the voltage source, right? AC में क्या होता है, यहां पे हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है F, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं F से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो थी 0 हर्ट्ज थी। 0 हर्ट्ज मतलब जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या लेते हैं अपन, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम लेते हैं हर्ट्ज के अंदर। ओके, साइंटिस्ट का नाम होता है, उसके नाम पे चल गया, हर्ट्ज इज साइंटिस्ट, तो उनके नाम पे हमने बताया फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, हर्ट्ज। तो अगर मैं यहाँ पे एसी क्वांटिटी की बात करता हूं जहां पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज नहीं होगी, अगर फ्रीक्वेंसी मेरी 0 हर्ट्ज नहीं होगी तो उस टाइम पे मुझे किसी भी ऐसी क्वांटिटी को शो करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, क्या यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड के अलावा भी कोई चीज चाहिए होगी, या इनको मुझे रिप्रेजेंट किस तरह से करना पड़ेगा। अगर मैं डीसी क्वांटिटी की बात करता था तो सिंपल एक मैग्नीट्यूड मिलता, उस मैग्नीट्यूड को मैंने शो किया, उसका ग्राफ बनाना है तो एक कांस्टेंट ग्राफ बन जाता, काम खत्म हो जाता। बट यहाँ पे वो वैल्यू चेंज होगी ऑल्टरनेटिवली इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली हमारे पास में कितने तरीके होते हैं, उनको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें काम में आती हैं, है ना, कितने तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उनके ऑपरेशंस कितने तरह से होते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें एसी सर्किट के एनालिसिस करने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं बात करता हूं कि एसी सर्किट के एनालिसिस से पहले कुछ चीजें जो हमको ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम उसको वेवफॉर्म के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव हाफ में जा रहा है, मतलब कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू अगर चेंज कर रही है कुछ टाइम के बेसिस पे, तो टाइम के बेसिस पे अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो अगर मैं सबसे पहले एक बात करता हूं कि साइन वेव की बात करता हूं। आपने 11th-12th में पढ़ा है साइन वेव एंड कॉस वेव क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक साइन वेव को रिप्रेजेंट करता हूं, देखिए किस तरह से। अगर मेरे पास में ये एक साइन वेव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में चेंज हो रही है। पहले पॉजिटिव हाफ में गई, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन किया, फिर नेगेटिव हाफ में गई, नेगेटिव हाफ में इसने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन किया है, ठीक है। अगर इस वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वोल्टेज से, या मैं बोलूं कि ये एक वोल्टेज है जो एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज को हम वेवफॉर्म के तौर पे रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इस तरीके से। हम साइन वेव को क्यों एक बेसिक क्वांटिटी की तरह काम में लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इजी होता है। उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, ठीक है। इसलिए हम साइन वेव को एज ए बेसिक क्वांटिटी के रूप में काम में लेते हैं। तो अगर वोल्टेज को मुझे यहां दिखाना है तो एसी में वोल्टेज को दिखाते हैं अपन V विद रेस्पेक्ट टू t, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं VT। डीसी में हम लिखते हैं सिर्फ V विच इज 10 वोल्ट,
ठीक है। AC में हम लिखते हैं VT, VT मीन्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, VT इज इक्वल टू सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन अपन देख रहे हैं इसका किसमें, वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है कोई भी ऐसी क्वांटिटी का। तो वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा, हमने एक साइन वेव बनाई है, इस साइन वेव में ये जो ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को अपन क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, इस ओमेगा टी को अपन बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो ओमेगा है, इस ओमेगा टी पूरे को अपन बोलते हैं आर्गुमेंट, और ओमेगा इंडिविजुअल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड टी इज योर व्हाट, टी इज योर टाइम, टी इज योर टाइम, कितने टाइम में उसने अपनी साइकिल को कंप्लीट किया। कोई भी एक वैल्यू है, ऐसी क्वांटिटी मान के चलो, यहाँ वोल्टेज लिया मैंने, तो वोल्टेज की वैल्यू जो है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर टाइम यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 है वोल्टेज की। टाइम को धीरे धीरे अपन बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते हुए हमने देखा कि यहाँ पे पहुंचा तो इसने अपने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर दी। ये जब यहां पहुंचा पाई पे तो इसने वापस से 0 अटेन किया। अब पाई से आगे बढ़ा तो इसने देखा कि अब नेगेटिव हाफ साइकिल में चला गया ये, एंड देन अगेन 2 पाई पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पाई एंड 2 पाई, दैट मीन्स कितने टाइम पीरियड के अंदर इसने अपनी साइकिल को चेंज किया है। अगर मैं ये पूरा टाइम पीरियड लेता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई, तो एक 2 पाई टाइम पीरियड इसको चाहिए होता है अपनी पूरी वैल्यू को वापस से रिपीट करने के लिए। जैसे इसने यहां से इस पूरी साइकिल को कंप्लीट किया, अब 2 पाई के बाद में वापस से सेम साइकिल को रिपीट करेगा, देन अगेन सेम साइकिल को रिपीट करेगा, ठीक है, यही चीज होती है। तो 2 पाई इसका टाइम पीरियड हो गया जिसके अंदर इसने अपनी एक पूरी साइकिल कंप्लीट की। एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने का मतलब होता है उसने अपना पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहां जो ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, इस मैक्सिमम वैल्यू का नाम भी कुछ होता है। ये जो वैल्यू है अपने पास में मैक्सिमम, इसका नाम अपन ने क्या बोला यहाँ पे, Vm, V मैक्सिमम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, V पीक, Vp, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो V मैक्सिमम या फिर V पीक वैल्यूज। यहां जो है गया, ये अपने पास में अगेन पीक वैल्यू रहेगी, बट क्या है ये, माइनस ऑफ V पीक या फिर माइनस ऑफ Vm, इतना अपन बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो मैंने किया है इसको अपन बोलते हैं उसका वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। किसी भी ऐसी क्वांटिटी को वेव फॉर्म के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब मैंने यहाँ पे ये लिखा है Vt, तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, मतलब इस वेव फॉर्म को मैथमेटिकली लिखना है। ये वेव फॉर्म क्या है, एक साइन वेव है, ठीक है। साइन वेव किसकी है, Vt की, जो कितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है अपनी, Vm या V मैक्सिमम। सो Vt का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, Vm साइन ऑफ किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है ये, ओमेगा टी, देन साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एसी क्वांटिटी को, और ये होता है आपका वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन किसी भी एसी क्वांटिटी को, ठीक है। ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर एसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको किस तरह से करेंगे, Vm साइन ओमेगा टी। अगर करंट है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करता हूं IT, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, Im साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब जब भी हम किसी न्यूमेरिकल के अंदर करंट और वोल्टेज की बात करेंगे तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे, हम उसको साइन वेव के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने रेस्पेक्टिवली उसको बेसिक में साइन वेव माना हुआ है, ठीक है। साइन वेव हमारे लिए इजी रहता है क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है 0 से होना स्टार्ट करती है, 0 से वैल्यू आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। ये चीज क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हुआ हमारा, एक हमारे पास में वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक हमारे पास में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां जो मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता था कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 0 होती है। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होती क्या है, फ्रीक्वेंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, है ना। और फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो क्या है, 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टी, मतलब कितना टाइम उसने लिया अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसने अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया, या आप इसको क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, है ना। नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, अगर आपने मान के चलो एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक यूनिट टाइम आपने लिया है 2 पाई, तो 2 पाई टाइम पीरियड में इसने कितनी साइकिल कंप्लीट करी है, सिर्फ एक साइकिल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपने पास में 1 हर्ट्ज। 1 बाय टाइम पीरियड आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, इंडिया में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी सेट है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करके रखे हुए हैं वो है 50 हर्ट्ज। दैट मींस एक सेकंड में जो भी क्वांटिटीज हैं एसी क्वांटिटीज वो 50 टाइम्स अपनी साइकिल चेंज करती हैं, मतलब 50 टाइम्स उसने अपनी साइकिल कंप्लीट कर चुकी है। एक सेकंड में 50 बार उन्होंने अपनी साइकिल कंप्लीट की है, 50 साइकिल्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास में क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड, पर यूनिट टाइम पीरियड के अंदर कितनी साइकिल्स उसने अपनी कंप्लीट करी, फुल साइकिल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन फेज और फेज डिफरेंस जो होता है। यहां पे जैसे मैंने बात की कि एक हमने वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन कर तो दिया, लेकिन फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, तो वो क्या चीजें हैं। अगर कोई मेरे पास में वेवफॉर्म या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जीरो से या ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है पहले, है ना, और दूसरी कोई ऐसी क्वांटिटी है वो इस पे इसके रेस्पेक्ट में आगे पीछे से स्टार्ट हो रही है, मान के चलो दूसरी क्वांटिटी है जो कि मेरे पास में स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, या मेरे पास स्टार्ट हो रही है उसके आगे से, या हो सकता है कि उसके पहले से कहीं स्टार्ट हो जा रही होगी, या और पहले से स्टार्ट हो जा रही होगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इनका, ओरिजिन से आपकी वेवफॉर्म के मैग्नीट्यूड में जो चेंजेस आ रहे हैं, कितने फ्रैक्शन से आ रहे हैं, है ना, कितने फ्रैक्शन के बाद में वो चीजें चेंज हो रही हैं, उसको आप बोलते हो फेजेस, और उनमें जो डिफरेंस है उसको बोलते हो आप फेज डिफरेंस। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहां पे बताता हूं आपको फेज एंड फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज एंड फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज का मतलब मैंने क्या बताया, फेज का मतलब मैंने ये बताया कि द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड या फिर कोई भी साइकिल, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन्स ओरिजिन से आपकी जो वैल्यू जो चेंज हो रही है, कितने फ्रैक्शन पे चेंज हो रही है, वो आपका कहलाता है क्या, फेज। ठीक है, और उस फेज के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कहलाएगा आपका फेज डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द फेजेस, डिफरेंस बिटवीन द फेजेस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे कि फेज डिफरेंस कितने तरीके से हो सकते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी में मैं एक बात करता हूं कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू ले लेते हैं, है ना, वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है मान के चलो जीरो से स्टार्ट हो रही है, करंट की वेवफॉर्म भी जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब दोनों की वैल्यू अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है वोल्टेज और करंट की, तो दोनों V और I दोनों क्या है, सेम फेज में है, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हो रहा है बट जो करंट है या दूसरा वोल्टेज मान के चलो V1 जो है वो अपने जीरो से स्टार्ट हो रहा है और V2 जो है वो V1 से कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे मैंने यहां बताया था कि अगर V1 मेरा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और V2 जो है मेरा उसके कुछ टाइम बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब वो उससे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। पहले मैं स्टार्ट हो गया या पहले V1 स्टार्ट हो चुका है और V2 उसके बाद में स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो लैग करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास में V1 जीरो से स्टार्ट हो रहा है और V2 उससे पहले से स्टार्ट हो गया, V2 उससे पहले से स्टार्ट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो उससे लीड करेगा। तो फेज डिफरेंस तीन तरीके के हो सकते हैं, जीरो फेज डिफरेंस जिसको अपन बोलते हैं इन फेज या सेम फेज। ठीक है, अगर वो पहले स्टार्ट कर देता है तो उसको बोलेंगे कि वो लीड कर रहा है, दैट मींस लीडिंग फेज, है ना। अगर उसको वो लैग करेगा दैट मींस बाद में स्टार्ट करेगा तो उसको बोलेंगे लैगिंग फेज। तो हमारे पास में तीन तरह के फेज डिफरेंस हुए, इन फेज या सेम फेज, लीडिंग फेज और लैगिंग फेज। ठीक है, इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है मैथमेटिकली भी और वेवफॉर्म के तौर पे भी, वो मैं बता देता हूं अभी। देखो यहां पे अगर यहां अपन बात करते हैं इन फेज को किस तरह से बताएंगे, उसके बाद में लैगिंग फेज को किस तरह से बताएंगे, लैगिंग फेज और लीडिंग फेज, लैगिंग फेज और जीरो फेज किस तरह से रहेगा, या फिर आप इसको इन फेज बोल सकते हो। मान के चलो मेरे पास में एक वेवफॉर्म है V1, मेरे पास में यहां एक वेवफॉर्म है ओमेगा टी आर्गुमेंट पे ये चेंज हो रही है और इसकी वैल्यू इस तरह से आके साइन वेव पे मैंने बता दी, जिसकी वैल्यू मैंने बोली V1 ऑफ टी, पहली चीज। ठीक है, अब मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन देखना है कि कौन सी चीज इसके साथ फेज में रहेगी। तो अगर मुझे सेम फेज में देखनी है कोई चीज, मान के चलो मैं V2 की बात करता हूं, V2 का मैग्नीट्यूड कुछ कम होगा, वो भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, V2 का मैग्नीट्यूड कुछ कम होगा लेकिन वो भी जीरो से ही स्टार्ट होगा। यहां आपका ये हो गया V2 ऑफ टी। ठीक है,
ये V2 का अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू है जिसको अपन ने बोला Vm2, और जो V1 का मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने बोला Vm1। ठीक है, सिर्फ इनके अंदर मैग्नीट्यूड का चेंज है, फेज का कोई चेंज नहीं है। मतलब एसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और उसका फेज भी चाहिए होता है कि वो फेज डिफरेंस में है या वो सेम फेज में है। ठीक है, तो इसका वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, लेकिन इसका अगर मुझे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे होगा? देखो, V1t को कैसे लिखेंगे? V1t को अपन लिखने का तरीका हो जाएगा Vm1 साइन वेव है बिल्कुल, तो Vm1 साइन ऑफ किस पे चेंज हो रहा है? ओमेगा टी पे। Vm1 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना V1t का। और अगर मैं बात करता हूं V2t की, तो V2t कितना हो जाएगा हमारे पास में? Vm2 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये दो अपने पास में वेव फॉर्म्स हैं V1 और V2 की, दोनों को मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और वेव फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां डिफरेंस क्या आएगा? फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इन फेज है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आएगा। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा तो कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, ये पहली बात होगी अपने पास में इन फेज की। अब दूसरी अपन लेते हैं किसमें? दूसरा हम देखेंगे लैगिंग फेज का। लैगिंग के लिए हमने क्या किया? वही सेम चीज, सबसे पहले हमने लिया हमारा बेस जिसको हमने बोला V1t। ठीक है, यहां देखिए, यहां मेरे पास में आर्गुमेंट ओमेगा टी, इस पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू इसकी चेंज हो गई। ठीक है, और ये है हमारा V1 ऑफ t जिसकी वैल्यू मेरे पास में है Vm1। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं V2t की, V2t, तो V2t जो है, मान के चलो लैगिंग फेज की बात है, मतलब बाद में स्टार्ट होगा, है ना, इस जीरो के बाद में स्टार्ट होगा। मान लो ये इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये इस जगह से स्टार्ट होता है तो इसकी वेवफॉर्म इस तरह से आएगी। ठीक है, इसकी वेवफॉर्म इस तरह से रहेगी, और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? Vm2। लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन यहां जो फेज का डिफरेंस आ रहा है, ये फेज का डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है हमारे पास में 5 फेज का डिफरेंस है। तो इसका जो वेव फॉर्म अपने पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा? V1t तो सेम रहेगा, Vm1 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन V2t का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? V2t इज इक्वल टू Vm2, मैग्नीट्यूड सेम है, अगर आप Vm1 भी लिख सकते हो तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, बट Vm2 लिख दिया हमने। Vm2 साइन ऑफ, फेज में कितना चेंज आ रहा है? पहले वो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा था, लेकिन दूसरा फाई एंगल बाद में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? ओमेगा टी, फाई एंगल बाद में स्टार्ट हो रहा है लैगिंग, तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपके पास में लैगिंग की बात हो रही है तो लैगिंग में जो एंगल बनेगा आपके पास वो बनेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। जितना एंगल आपसे आगे स्टार्ट होगा उतना एंगल उसके साथ में माइनस हो जाएगा। ओमेगा टी आर्गुमेंट के अंदर उतना एंगल आपका माइनस हो जाएगा, उतना टाइम बाद में स्टार्ट हो रहा है, देन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, तो अगर आपसे वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दे दिया और पूछा गया कि ये लीडिंग है या लैगिंग है, तो आप बता सकते हो V1 के रेस्पेक्ट में V2t है, ये V2t, V1 के रेस्पेक्ट में V2t क्या है? लैग कर रहा है, लेकिन V2t के रेस्पेक्ट में V1 क्या है? वो लीड कर रहा है। देखिए लीड का किस तरह से आएगा, लीडिंग लोड का या लीडिंग फेज का किस तरह से बनेगा? सबसे पहले बेस बनाएंगे अपन, वही फर्स्ट जो अपने पास में लेते हैं अपन V1t, ओमेगा टी आर्गुमेंट पे इसने वैल्यू चेंज करी अपनी, इस तरह से साइन वेव को चेंज किया, और ये आ गया हमारे पास में V1t जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास में Vm1। क्लियर है? ये 0 फेज है, ये पाई फेज है, और ये हमारा 2 पाई फेज है। क्लियर है ये चीज? तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका अपन ने, उससे पहले बताएंगे अपन V2t। मान के चलो यहाँ पे मैं V2t की बात करता हूं, V2t जो है, अब वो यहां से क्या करेगा? मैं अगर लीडिंग की बात करूं तो वो उससे लीड करेगा। लीड करने के लिए अगर मैं इसको यहां से हटा दूं एक बार के लिए, देखो अगर अपन ने इसको यहां से हटाया और इसको लीड करवाने के लिए ये वेवफॉर्म हमसे इससे पहले इतना स्टार्ट होगी, मतलब इतना पॉइंट पहले से स्टार्ट हो गई अगर, तो इसका वेवफॉर्म बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये वेवफॉर्म बनेगा इसका। तो ये जितना एंगल पे चेंज हो रहा है ये भी सेम एंगल है हमारे पास में फाई। तो इस फाई का अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो सबसे पहले V1t का देखिए, V1t का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ वो क्या हुआ? सेम Vm1 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैं V2t की बात करता हूं तो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे V2t इज इक्वल टू Vm2
साइन ऑफ, अब ये पहले स्टार्ट हो रहा है फाई एंगल से, तो कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है बस। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में फेज डिफरेंस जो होता है वो लीडिंग और लैगिंग दोनों तरीके से होता है। ठीक है, अगर मैं लीडिंग की बात करता हूं तो वो उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी वेवफॉर्म है वो उससे पहले से स्टार्ट हो जाएगी फाई एंगल से, तो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम करेंगे यहाँ पे प्लस। ठीक है, अगर बात करता हूं मैं लैगिंग फेज की, तो लैगिंग फेज उसके बाद में स्टार्ट होगा और यहाँ पे अपन साइन लेंगे कौन सा, माइनस। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और उसका फेजर डायग्राम या फेजर अपने पास में बात करते हैं वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, हमें वो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, अब जो एसी क्वांटिटीज के हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किए हैं ये कितने तरीके से हो सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्म देखा है कि सम वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन क्या इसको और किसी और तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे वी एम क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है कि ये साइन वेव को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा और किसी तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ तो क्या चाहिए होगा, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसका फेजर चाहिए था, और भी कोई चीज चाहिए हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी ऐसी क्वांटिटी का कितने तरीके से कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपन इसको कर सकते हैं तीन तरीके से। या देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा एसी क्वांटिटीज का वो कितने तरीके से हो सकता है, वो हमारे पास में हो सकता है तीन तरीके से। फर्स्ट वन हमारे पास में है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के बाद में हमारे पास में आता है किसका, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और तीसरा हमारे पास में है उसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। तो इन तीन तरीके से हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऐसी क्वांटिटी को, है ना। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखिए अगर मैं रेक्टेंगल फॉर्म की बात करता हूं तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी मान लो v है, वी टी, तो इसको रेक्टेंगली हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट के साथ में, तो वीटीओ के लिख देंगे अपन, मान के चलो a प्लस जे बी। हम आज तक 11-12 तक इसको पढ़ते आते थे आयोटा। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो इस आयोटा को हम आयोटा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आई नहीं बनाएंगे, इसको हम जे बनाएंगे। और वो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या हम किसी ऐसी क्वांटिटी को जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो जे है या ये जो आयोटा है ये किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, वो है इसका फेजर एंगल। ठीक है, ए और बी के बीच में फेजर एंगल कितना है, ये जे एक तरह से ऑपरेटर है, ये काम तो आयोटा की तरह करता है, उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आयोटा की तरह ही रहेंगे, लेकिन हम इसको बोलेंगे जे। क्यों, क्योंकि ये जे एक ऑपरेटर है, जे ऑपरेटर, जो कि रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। के ऑपरेटर भी होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है 120 का फेज शिफ्ट। जब आप 2 फेज 3 फेज में चलेंगे आगे, अभी सिंगल फेज की बात कर रहे हैं अपन, जब हम 3 फेज में जाएंगे तो वहां के ऑपरेटर काम आएगा जो कि रिप्रेजेंट करता है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस। ठीक है, ये जे ऑपरेटर है जो रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो इसलिए ये ऑपरेशन करेगा आयोटा की तरह ही, लेकिन हम इसको बोलेंगे क्या, जे, बिकॉज ये है हमारे पास में जे ऑपरेटर। सो रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए प्लस जे बी। यहां पे ए जो है हमारे पास में वो है हमारा रियल पार्ट, ए जो है वो है हमारे पास में इसका रियल पार्ट, और बी जो है वो है इसका इमेजिनरी पार्ट, बी है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, वी टी इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, तो ए प्लस जे बी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा रेक्टेंगल फॉर्म। अगर मैं इस रेक्टेंगल फॉर्म का फेजर डायग्राम बनाना चाहूं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो किस तरह से बना सकते हैं अपन, ये मेरे पास में रियल पार्ट होता है, ये मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट होता है। यहां रियल पार्ट में मान के चलो मैंने ले लिया कितना, ये ए, इतना अमाउंट का मैंने ले लिया ए, और इतने अमाउंट का मैंने ले लिया ये बी। इन दोनों बी और ए फेजर का अगर मैंने सम किया ए प्लस जे बी, कितना हो गया, ये ए प्लस जे बी जो मैंने किया, ये मान के चलो मेरे पास निकल के आया वी, है ना, वी आ रहा है, तो ये आपका आ गया वी, जो कि रियल पार्ट से कितना है, कुछ एंगल फाई पे शिफ्टेड है, कुछ एंगल फाई से वो जो है वो लीड कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में है रियल पार्ट और ये हमारे पास में है इसका इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा फेजर डिफरेंस हुआ किसके बीच में, ए और बी के बीच में, और हमने क्या देखा, फाई एंगल का डिफरेंस आ रहा है अपने पास रिजल्टेंट वी और उसके रियल पोर्शन के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है कि रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन किसी भी ऐसी क्वांटिटी वीटी को ए प्लस जे बी, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ में विद जे ऑपरेटर। क्लियर। अगर मैं यहां बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन वीटी को। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसका फेजर डायग्राम चाहिए होगा, ये वाला,
जो मैंने अभी बनाया है, इस फेजर डायग्राम में देखिए, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, v cos फाई लिख सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे। अगर इसके अंदर इस एंगल का वैल्यू कितना है, फाई, ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूंगा क्या, इसका अगर मैं निकालूं cos फाई, तो cos फाई के रेस्पेक्ट में क्या निकल जाएगा अपने पास में, a की वैल्यू, a इज इक्वल टू वी cos फाई, है ना। तो यहाँ पे मैं a को क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू वी cos फाई, और दूसरा b जो है वो b क्या हो जाएगा, v sin फाई, b इज इक्वल टू v sin फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास में होता है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी ऐसी क्वांटिटी के रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप ट्रिग्नोमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, v cos फाई और v sin फाई, दैट मींस मैग्नीट्यूड इनटू एंगल का कोसाइन और मैग्नीट्यूड इनटू एंगल का साइन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म को किस तरह से लिखेंगे, पोलर फॉर्म के लिए अगर कोई मैग्नीट्यूड हमारे पास है, जैसे vt एक एसी क्वांटिटी है, इसको हमारा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पोलर फॉर्म में दो चीजें होती है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड और एंगल। दोनों चीजों के बीच में मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v, दैट मींस मोड ऑफ v इनटू उसका एंगल कितना है, फाई। दोनों क्वांटिटीज के बीच में एंगल कितना है, मतलब a और b के बीच में एंगल कितना है, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल फाई। किसी भी ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर फॉर्म में हमारे पास में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और एंगल। रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए भी दो चीजें होती हैं, उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया इसका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, ये हो गया हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से हम तीन अलग अलग तरीके से एसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। जबकि वेव फॉर्म के तौर पे आपने देख लिया कि वो फेज डिफरेंस के साथ में आप वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। अब बात आती है कि इन तीनों फॉर्म्स के बीच में आपस में क्या आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको रेक्टेंगल फॉर्म दिया है, आपसे बोला गया इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है काम, या आपको बोला गया पोलर फॉर्म दिया गया है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने, क्या ये इंटरचेंज आप कर सकते हैं इजीली? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज करवाता हूं, मान के चलो सबसे पहले अपन लेते हैं रेक्टेंगल फॉर्म। रेक्टेंगल फॉर्म है और रेक्टेंगल फॉर्म से मुझे कन्वर्ट करना है इसको किसमें, पोलर फॉर्म में। रेक्टेंगल फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है मुझे इसको पोलर फॉर्म में, या कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगल फॉर्म क्या था, v इज इक्वल टू a प्लस जे बी, ये मेरा रेक्टेंगल फॉर्म था ना। इस रेक्टेंगल फॉर्म से मुझे रिप्रेजेंट किस में करना है, v को रिप्रेजेंट करना है एक एंगल, सॉरी एक मैग्नीट्यूड और इसका एक एंगल के अंदर। तो ये मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे आएगा, अगर मेरे पास में रेक्टेंगल फॉर्म प्रेजेंट है, मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड और उसके बाद निकालना है उसका एंगल। तो मैग्नीट्यूड जो निकलता है इसका वो क्या हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ v इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पोर्शन का आप स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, उसका अंडर रूट ले लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। एंगल की बात करते हैं, फाई एंगल का क्या निकलता है, वो होगा tan इनवर्स ऑफ b बाय a, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो अगर आपके पास में रेक्टेंगल फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रेक्टेंगल फॉर्म दे रखा है v इज इक्वल टू a प्लस जे बी, इससे आपने मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है तो इस तरह से निकलेगा। आपको a और जे बी पता है, मतलब a और b पता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट ले लो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ b बाय a कर दोगे तो आपके पास में उसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स टू पोलर फॉर्म में कन्वर्जन इस तरीके से होता है। अब अगर बात करते हैं पोलर टू रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्जन, अगर आपके पास में ये पता है v और फाई पता है, अब यहां मैं बात करता हूं पोलर टू रेक्टेंगल। देखिए पोलर टू रेक्टेंगल कन्वर्ट करना है, पोलर टू रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, पोलर से रेक्टेंगल फॉर्म में कैसे करेंगे, हमारे पास में v और उसका एंगल पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका a और b चाहिए। तो क्या मुझे एक चीज रिप्रेजेंटेशन पता था कि अगर मेरे पास में इनका फेजर डायग्राम मुझे पता है कि यहां ये था मेरे पास में v और इनके बीच में ये एंगल था मेरे पास में फाई, यही तो चीज आपको पता थी, v और फाई पता है आपको। जब v और फाई पता है तो आप a और b निकाल सकते हो। रेक्टेंगल फॉर्म में जाने से पहले आपको पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, मतलब यहां बीच में आएगा एक बार हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, यहां से ये जाएगा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में और वहां से जाएगा फिर ये रेक्टेंगल फॉर्म में, ये बात ध्यान रखना। तो यहां से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, v cos फाई, यहां से निकल जाएगा v इंटू कोसाइन ऑफ दिस एंगल, एंड b इज इक्वल टू v sin फाई।
जब यहां से ए और बी आ गया मेरे पास, तो मैं क्या v इज इक्वल टू ए प्लस जे बी रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि रेक्टेंगल टू पोलर आप इस तरीके से करोगे, रेक्टेंगल टू पोलर इस तरीके से करोगे, और पोलर टू रेक्टेंगल के लिए आपको इस तरीके से आना पड़ेगा। पोलर टू रेक्टेंगुलर के लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसको रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये चीजें हमें मैथमेटिकली या इस तरीके से करना आना चाहिए। बट हम एग्जाम में क्या करते हैं, इंजीनियर्स के लिए एग्जाम के अंदर कैलसी अलाउड है, कैलसी मींस कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड है। तो आपको ये कन्वर्जन जो है रेक्टेंगल टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगल, ये आपने कैलकुलेटर के अंदर ही करना है। वहां आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से आप रेक्टेंगल टू पोलर कन्वर्ट कर सकते हो और पोलर टू रेक्टेंगल कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, है ना। ये जो एसी क्वांटिटीज थी, इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास में है, तीनों फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रखी हो, चाहे से रेक्टेंगल फॉर्म में हो या पोलर फॉर्म में हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, हमें उनका मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है। मैथमेटिकल बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इन 4 फॉर्म को हमें, और ये जो 4 ऑपरेशंस एक्चुअली हमारे पास हैं, इनको करने के लिए कौन कौन सी फॉर्म्स ऐसी हैं जो सूटेबल होती हैं। हम अगर सूटेबल फॉर्म के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम बेसिक चीज याद रखेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्जन के अंदर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के एनालिसिस करने में टाइम वेस्ट करना है ना। हमें क्वेश्चन का एनालिसिस पार्ट पहले करना पड़ेगा। ये चीजें हम बहुत इजी और बहुत जल्दी से करना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं ये चीज कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरह से होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एडिशन की, एडिशन एंड दूसरा सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों ऑपरेशंस के लिए कौन सी ऐसी फॉर्म है जो सूटेबल है? रेक्टेंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर, इन तीनों में से कौन सी फॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल होती है? मतलब अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी हमको उस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड पहले से है, तो डायरेक्टली हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। वो कौन सी फॉर्म होती है? रेक्टेंगल फॉर्म। देखो, अगर मेरे पास में फॉर एग्जांपल v1 इज इक्वल टू a1 प्लस जे b1 है और v2 इज इक्वल टू a2 प्लस जे b2 है, ये दो मेरे पास में ऐसी क्वांटिटीज हैं v1 एंड v2। मुझे करना है इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। अगर मैं यहां पे बात करता हूं एडिशन की, सबसे पहले v1 प्लस v2 अगर मुझे करना है, तो v1 प्लस v2 किस तरह से होगा? इनके रियल कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दो, इनके इमेजिनरी कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दो। कैसे? यहां पे हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस j ऑफ b1 प्लस b2। ठीक है, रियल पार्ट एक साथ ऐड हो गए, इमेजिनरी पार्ट उसके एक साथ ऐड हो गए। अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो देखिए। यहां पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, v1 माइनस v2 की बात करते हैं, तो वो कैसे हो जाएगा? तो हो गया हमारे पास में a1 माइनस a2 प्लस j ऑफ b1 माइनस b2। दैट मीन्स रियल पार्ट को हमें आपस में सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को भी आपस में सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में पता चला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रेक्टेंगल फॉर्म अगर हमारे पास में है, हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म अगर हमारे पास में है, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें डायरेक्ट करना है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट ऐड किया या माइनस कर दिया और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को ऐड या माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए इजी रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास में, मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास में आता है रेक्टेंगल की जगह पोलर फॉर्म। यहां देखिए, अगर मेरे पास में पोलर फॉर्म आता है, पोलर फॉर्म में मेरे पास में v1 जो है वो है v1 एट एन एंगल ऑफ फाई 1 और v2 जो है मेरे पास में मान के चलो v2 एट एन एंगल ऑफ फाई 2 है। अगर मुझे यहां पे v1 प्लस v2 करना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मैं मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड नहीं कर सकता और एंगल को आपस में ऐड नहीं कर सकता हूं, ये रूल नहीं है। तो मुझे करना पड़ेगा, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल फॉर्म में, और उसके बाद में मैं रियल टू रियल पार्ट को ऐड करूंगा, इमेजिनरी टू इमेजिनरी पार्ट को ऐड करूंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास में पोलर फॉर्म दे रखी है, तो उस पोलर फॉर्म से आपने अगर उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो इजी ये रहेगा, पहले पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें? रेक्टेंगल फॉर्म में, एंड देन यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू। ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात होती है, तो हमारे पास में रेक्टेंगल फॉर्म सूटेबल रहता है, रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सबको और एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा।
हालांकि कैलसी में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कैलकुलेटर के अंदर इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। दो पोलर फॉर्म को आपस में आपने ऐड कर सकते हो, दो रेक्टेंगल फॉर्म को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो सारे ऑपरेशंस इजी रहते हैं, आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैलसी नहीं है और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास में रेक्टेंगल फॉर्म होनी चाहिए। अगर पोलर है तो पोलर को पहले रेक्टेंगल में कन्वर्ट करो और उसके बाद में आप ये दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बचे हुए दो ऑपरेशंस जो है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। थर्ड ऑपरेशन अपने पास में होता है वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ वन इज योर डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की अगर बात करते हैं तो यहां पे जो सूटेबल फॉर्म है वो हमारे पास में कौन सी होती है, पोलर फॉर्म। सूटेबल हमारे पास में क्या है, पोलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म होगी तो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास में पोलर फॉर्म में मैंने क्वांटिटीज ले ली, एक क्वांटिटी मैंने ली v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 एट एन एंगल ऑफ phi1, v2 को ले लिया हमने मैग्नीट्यूड ऑफ v2 एट एन एंगल ऑफ phi2, ठीक है। यहां मुझे करना है इसका मल्टीप्लिकेशन, यहां मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन, सो v1 इंटू v2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, v1 इंटू v2 एंड इनके जो एंगल्स हैं वो एंगल क्या हो जाएंगे, एट एन एंगल ऑफ, दोनों एंगल्स का हमने क्या करना है, सम करना है, phi1 प्लस phi2। तो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को अपन ने मल्टीप्लाई कर देना है और एंगल्स को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन, डिवीजन वाला ऑपरेशन करना है, अगर मुझे डिवीजन वाला ऑपरेशन करना है v1 डिवाइड बाय v2, अगर मुझे ये परफॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करो, v1 डिवाइड बाय v2 एट एन एंगल ऑफ, अब इनके अंदर डिफरेंस ले लेंगे, जो एंगल ऊपर है या जो क्वांटिटी ऊपर है उसका साइन रहेगा प्लस, और जो नीचे है उसका अगर एंगल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, दैट मींस phi1 माइनस phi2, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सूटेबल फॉर्म क्या रहती है, पोलर फॉर्म। अगर आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म भी है तो पहले उस रेक्टेंगल फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में, एंड देन यू विल परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन लाइक दिस। डिवीजन के लिए आपने क्या करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है और एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है एंड देन एंगल को उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये चार ऑपरेशंस अपने पास होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन उसका करेंगे अपन करेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में, एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो करेंगे हम पोलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अभी तक हमने ये देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल करते हैं। मैथमेटिकल में तीन तरीके से करते हैं, पोलर, रेक्टेंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। अब इन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करने के बाद इनके ऑपरेशंस कितने तरीके के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं अपन रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर क्योंकि वो सुटेबल रहता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं हम पोलर फॉर्म में क्योंकि वो सुटेबल रहेगा उसके लिए, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि किसी भी ऐसी क्वांटिटीज के अंदर जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया उसके बुनियाद पे उसके पास और कौन कौन सी वैल्यूज होते हैं। जैसे मैंने बोला कि v इज इक्वल टू सम vm साइन ऑफ ओमेगा टी, मैंने सिंपल रिप्रेजेंट ऐसे किया, तो जो vm है वो क्या है, उसका मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो इस तरीके से और कौन कौन सी वैल्यूज उसके पास में होती हैं, हम क्या बोलेंगे, इनको साइनोसॉइडल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। हमने डीसी क्वांटिटीज पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे साइनोसॉइडल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। पीक वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, इनके बेसिस पे कुछ इनके फैक्टर्स होते हैं, फॉर्म फैक्टर होता है, पीक फैक्टर होता है। तो उसकी जो एसी क्वांटिटीज की वैल्यूज होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।